जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं आप सब लोगों को आज के सेशन शुक्र में सर, वेलकम अपने करता हूँ आप बेटा। कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। आपको आज के सेशन में बेटा वेलकम करता हूँ और आज के इस सेशन में हमारे पास बड़ी अच्छी चीज़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी काम आने वाली चीज़ें जो है ना वो हैं, जो कि हमारे टॉपिक का, हमारे इस सेशन का जो मेजर एजेंडा है, वो ये है कि हमने ASP.NET कोर में CRUD जो है ना बेटा, इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है? जो CRUD को जो है ना ओके हमने सर। इसमें अंडरस्टैंड करना है। अच्छा बेटा, उसामा खान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा ठीक है बेटा। बेटा काइंडली माइक ऑफ कर दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप ज़रूर जो है ना वो पूछें। अच्छा बेटे, CRUD क्या होता है और CRUD में बेसिकली चीज़ें क्या हैं? लास्ट सेशन में जो हमारे पास हुई थी, जो कि हमने ASP.NET कोर के हवाले से किया था, उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह थीम को अंडरस्टैंड करके इसको अपनी प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करवा लिया था। अच्छा, आज मैं थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट चलूँगा, ठीक है? इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि मैं जो पिछला प्रोजेक्ट है उसको वही रहने दूँगा जहाँ तक हमने काम किया था। हम एक नया प्रोजेक्ट बना के उसमें जो है ना सारा काम करेंगे। इसकी 2 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि बेटा मैं चाह रहा हूँ कि जो थीम की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटल कर आए हैं और अभी हम इंडिपेंडेंटली ना CRUD को अंडरस्टैंड करेंगे और जब हमारा CRUD ओके हो जाएगा और CRUD के अंडरस्टैंडिंग के दौरान आपको और भी कई चीज़ें जो है ना वो साथ में इसकी जो है ना वो लेनी पड़ेंगी, इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, उनको टैकल करना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा इंडिपेंडेंटली आप CRUD को देख लें, फिर हम इस CRUD को उठाकर अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जिसमें कि हमने थीम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है वहाँ पर जाके इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। वो ये है बेटा कि हमने, अच्छा सेकंड रीज़न जो कि हम इसमें इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं कि हमने डे 1 से जो वेब प्रोजेक्ट उठाया था, बनाया था, ये हमने एक वो प्रोजेक्ट उठाया था कि जिसमें कि जो है ना एक जस्ट एक ब्लैंक एम्प्टी प्रोजेक्ट था, उसको हमने साथ-साथ एनरिच करते रहे। अभी हम एक जो है ना एक वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट उठाएँगे और उसके अंदर CRUD से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं ना वो हम ऑनलाइन जो है ना इसमें ऐड करवाएँगे, तो आपको कई चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिलेंगी। और ये सेशन है, मैं समझता हूँ कि ये आपने जितना भी C# में पढ़ा, आपने SQL सर्वर के हवाले से पढ़ा, क्योंकि इस सेशन में SQL सर्वर को भी हम लिंक करवाएँगे इंशाल्लाह अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर। आपने जितना SQL सर्वर को पढ़ा, आपने थीम के हवाले से जो चीज़ें पढ़ी, प्लस और जो आपने डेटाबेसेस के हवाले से या MVC कोर के हवाले से चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की, ये सारी की सारी बेटा यहाँ पर जो है ना वो लिंक होने जा रही हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा काम आने वाला जो है ना ये आज का जो है ना हमारे पास टॉपिक है। अच्छा जी, CRUD बेसिकली है क्या? अगर हम CRUD की बात करते हैं तो CRUD हमारे पास क्या है, इसको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा बेटा, जो CRUD है ना हमारे पास, ये बेसिकली एक एब्रीविएशन है कि जिसको कि हम कहते हैं, और ये आप ध्यान में रखिएगा, ये कोई C# का या MVC कोर का या माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, ये जेनेरिक टर्म है। आप ये कह सकते हैं कि ये ओवर द इयर्स डेवलप हुई, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलप जो होते हैं, अगर वो डेटाबेसिस से रिलेटेड है तो उसमें CRUD ऑपरेशन जो है ना बेटा ये इंक्लूड होता है। अब CRUD बेसिकली एक एब्रीविएशन इस तरह से बन चुका है कि हमारे पास CRUD जो है ये एब्रीविएशन है, नंबर 1 क्रिएट, यानी कि C फॉर क्रिएट, रीड या एक्सेस, एंड U फॉर अपडेट, एंड D फॉर डिलीट। बेसिकली ये वो ऑपरेशंस हैं जो कि आप किसी भी डेटाबेस के ऊपर जो है ना वो डेटाबेस के टेबल के ऊपर या उसके रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है ना बेटा ये परफॉर्म करते हैं। आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड रीड करते हैं, रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, और या इनमें से कोई और मल्टीपल जो है ना वो सीक्वेंस, इन्हीं चार जो फंक्शंस की जो है ना वो आप परफॉर्म करते हैं। तो बेटा CRUD हमने परफॉर्म करना है, CRUD को अंडरस्टैंड करना है, और इसमें जो हम काम शुरू करेंगे बेसिकली वो हमारे पास ये होगा कि वी शुड हैव SQL सर्वर रनिंग इन आवर PC, ठीक है? और अगर वो रेडी नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके सिस्टम पे वो जो है वो रेडी हो, और यानी कि इंस्टॉल हो, उसके साथ साथ उसकी सर्विसेज भी आपने रन की हुई होनी चाहिए, और उसका जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वो आपके पास बेटा ओपन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम डेटाबेसेस के साथ इसका जो कनेक्शन है बेटा, जो इसके साथ वर्किंग है, वो सारे के सारे जो है ना बेटा हम इसकी अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह .NET कोर के हवाले से। अच्छा जी, अब देखिएगा जी कि काम का जो हमने शुरू करना है वो हमने शुरू ही करना है बेटा। आप आएँ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे, विजुअल स्टूडियो पे आप जब आएँगे तो यहाँ पर हमने एक नया प्रोजेक्ट है बेटा क्रिएट करना है, ठीक है? नया प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, और यानी कि मैंने विजुअल स्टूडियो स्टार्ट किया। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करने के बाद मेरे पास ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन आती है, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बेटा ये क्रिएट
बेटा आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा, बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन हुई थी, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और देखिएगा जी बेटा, मैंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और सर इस स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है असल में, ये मुझे भी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई है। अच्छा जी, जस्ट अ मिनट जी। जी बेटा, आप शो हो रही है स्क्रीन? जी सर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, मैंने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और इस नए प्रोजेक्ट में मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मेरे पास जो है ना यहाँ पे ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको मैंने जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ना ये प्रोजेक्ट की नेम्स और इस तरह की डिस्क्रिप्शन जो ना बेटा आ रही है। ये नॉर्मल वही प्रोसीजर जो कि हम करते आए हैं। ठीक है, अभी इसको हम सेव कहाँ करते हैं? इसको हम लेट्स से आज की डेट में हम यहाँ पे कहते हैं जी कि इस प्रोजेक्ट को मैं सही नाम ले लेता हूँ, बट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको एक नया प्रोजेक्ट हम इसका उठा सकें। अच्छा बेटा, सीन ये है कि मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है आज की डेट में। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और जो प्रोजेक्ट नेम है इसको मैं प्रोजेक्ट को भी ये डेमो ASP कोर प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ और यही सोल्यूशन का नेम है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे बेटा मैं इसे क्रिएट करता हूँ। ये विंडोज़ में रहते हुए एक वेब एप्लीकेशन जो है ना हम बना रहे हैं। बेटा सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस Yes, सर। sir. अच्छा जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी चीज़ की जो है वो अंडरस्टैंडिंग मजीद अगर आपने डिस्कस करनी है तो हम उसको नेक्स्ट लेवल पे जाके डिस्कस जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा देखिएगा जी, इसमें इसमें हमारे पास ये स्क्रीन आती है और हमने बेटा ये किया था, जो जितना भी हमने काम किया है हमने शुरू में देखा था कि ये हमारे पास वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर बेस्ड है, बट वी स्टार्टेड विद एम्प्टी प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन आज मैं वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर से आपको लेके जाऊंगा। इसकी एक तो रीज़न ये भी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई इस प्रोजेक्ट को कैसे जो है अंडरस्टैंड करना है। कई चीज़ें सपोर्ट मिल जाएगी हमें, कुछ हमें जो है ना वर्किंग इसकी भी पता चल जाएगी। अच्छा बेटा, ये मैं ये वाली जो है वो पिक करता हूँ और इसके बाद बेटा ये ज़रा देखिएगा। थैंक यू, बंद कर दूँ। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट चीज़ है, जस्ट अ मिनट जी। अच्छा बेटा, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। HTTPS हमने अनचेक करना है। ठीक है, अगर आप ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं तो ऑथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट 2019 या 2017 जो VS है उसके बाद जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट नो ऑथेंटिकेशन आता है। ये पहले उससे जो है ना ये विद डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड में ना आया करता था। चेंज करना चाहते हैं कर लें, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइज कि जी आप जो है ना नो ऑथेंटिकेशन पे आएँ और अपनी ऑथेंटिकेशन इसके अंदर इंक्लूड करें। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क भी यूज़ किया जा सकता है बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपका एक तो विजुअल स्टूडियो अपडेटेड हो। जिस तरह कि आज मॉर्निंग में मेरे पास मैसेज आ रहा था कि 16.3x या 16.4x जो है ना वो विजुअल स्टूडियो जो 2019 का वर्जन है वो आ चुका है। मेक श्योर कि आपके पास अपडेटेड हो। और .NET कोर में चूंकि हमने काम करना है तो .NET कोर की जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है जो स्टेबल है रिलीज है वो 3.1 है। बेटा ये आपके पास हो, ये आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट को बेटा आपने क्रिएट करना है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट बेटा जब आप क्रिएट करेंगे ना तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन आती है वो वेलकम स्क्रीन आ गई और ये प्रोजेक्ट का ना आपको इनिशियल जो स्केलेटन वो खुद ब खुद बना कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, ये स्केलेटन हमने ट्रिपल रूट खुद बनाया था, कंट्रोलर्स का फोल्डर खुद बनाया था, व्यूज का फोल्डर खुद बनाया था, ऐसा ही था।
Yes, sir. अच्छा, अब इन्होंने मतलब हमने ये वाली टेम्पलेट उठाई है तो ये चीज़ें उन्होंने बना दी है। एक फ़ोल्डर उन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया हमें जिसका नाम मॉडल्स है। अच्छा, हमने चूँकि कंट्रोलर्स को अलग से देखा, हमने व्यूज़ को अलग से देखा, मॉडल्स को हम अलग से नहीं देख रहे। आज ही के सेशन में जो मॉडल से रिलेटेड चीज़ें ना वो हम बड़ी माइनर सी हैं, मतलब माइनर से मुराद मेरी ये है कि वो बड़ी आसान सी हैं, हम उसको सी शार्प के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इन डिटेल देख चुके हैं, ठीक है? तो वो हम अभी मॉडल्स में उनको इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा बेटे ट्रिपल रूट में उन्होंने जो CSS जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा जो हमें देते हैं वो हमारे पास चीज़ें जो है ना वो आ गई हैं। अच्छा जी, अब स्केलेटन हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको हम अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं और चीज़ें अब थोड़ी सी जो है ना, क्योंकि इसमें आज के सेशन में थोड़ी सी चीज़ों की जो ऑप्शंस है ना वो यानी कि जो नेम्स हैं, जो उनकी क्वांटिटी वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए आपने इनसे कंफ्यूज या डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है? अच्छा बेटा, जब हम मॉडल्स का मतलब क्या है, हमारे पास MVC कोर में जो MVC का वर्ड है, ये मॉडल व्यू कंट्रोलर की एब्रीविएशन है और इसमें जो कंट्रोलर्स और व्यूज हम देख चुके हैं, मॉडल्स हमने जो है ना वो आज देखने हैं। इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो एक एरर व्यू मॉडल इसने हमें बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, हम इसकी डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाते, बस हम क्या कहते हैं जी ठीक है, मॉडल्स बेसिकली हैं क्या? मॉडल्स आपकी सी शार्प की क्लासेस होती हैं, यानी कि .cs फाइल होती है जो कि आपके टेबल्स का रेप्लिका होता है। टेबल से मुराद आपके डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उसका रेप्लिका है। हमारे केस में हम चूंकि एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो टेबल हम यहाँ बनाएंगे, लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये एसक्यूएल सर्वर ओपन है, यहाँ पर जो भी मैं डेटाबेस बनाऊंगा उस डेटाबेस के अंदर उसकी जो भी लेट्स से टेबल क्रिएट होगा, ये जो आपका बेटा मॉडल्स का फोल्डर के अंदर जो क्लासेस बनेंगी या जो सी शार्प की फाइल्स बनेंगी, ये आपके उन टेबल्स का रेप्लिका होगा, ठीक है? आई होप आपको बात समझ जो है ना वो आ रही है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक बेटे? नो सर। No, sir. अच्छा जी, गुड। देखिएगा ज़रा। अच्छा बेटा, अब हम करते ही हैं, हम एक चूँकि जो अभी जो ASP कोर के हवाले से जो हमने जो एक सिनारियो हम आगे लेके आए हैं, वो हमारे पास एक ये था कि एम्प्लॉय एक की डेटाबेस हमने बनानी है और एम्प्लॉय के टेबल्स डेफिनेटली उस डेटाबेस का जो है ना वो पार्ट बनेंगे, तो उसमें ना चीज़ें हमने इंक्लूड करवानी है। मैं एम्प्लॉय से रिलेटेड जो है ना वो टेबल जो है बनाता हूँ। अच्छा, अब एक इंतहाई एडवांस लेवल का इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, वो जो कि लास्ट सेशंस के दौरान हल्का सा डिस्कशन में भी आया था कि भाई हम लोग जब ये काम करेंगे तो हमने कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है। आई डिस्कस्ड कि जी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने जो अप्रोच यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है कोड फर्स्ट अप्रोच। अभी कोड फर्स्ट अप्रोच बेसिकली क्या है? कोड फर्स्ट अप्रोच बेटा आपके पास जो है ना ये एंटिटी फ्रेमवर्क की जो है ना वो अप्रोच है, EF कोर की अप्रोच है। और EF कोर में भी बेसिकली उसकी जो दो ब्रांचेस हैं, उसमें एक डेटाबेस फर्स्ट है और एक कोड फर्स्ट है। और ये भी आप अगर आप देखेंगे तो कि EF कोर के अंदर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? उसमें EF कोर के अंदर आपके पास कोड फर्स्ट अप्रोच एग्जिस्ट करती है। कोड फर्स्ट अप्रोच का मतलब क्या है ये ज़रा समझिएगा, ठीक है? कोड फर्स्ट अप्रोच का बेटा मतलब ये है कि देखिएगा मेरे पास ये मेरा कोड है, यानी कि मैं विजुअल स्टूडियो में हूँ और ये आपके पास ना बेटा मैनेजमेंट स्टूडियो है, सॉरी ये आपके पास एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो है। अब प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरे पास सर्वर में जो डेटाबेसेस का मेरे पास नोड है, इसमें कोई भी डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती। कोई डेटाबेस आपको नजर आती है बेटे? नहीं सर। अच्छा जी, डेटाबेस हमारे पास नहीं है। और हम जो कोड में अगर देखते हैं तो हम ये बात करते हैं जी कि हम तो कोड में रेप्लिका बनाने जा रहे हैं, किसका? अपने मॉडल्स के फोल्डर के अंदर अपने डेटाबेस टेबल्स का। यही बात की है अभी मैंने। अच्छा, अब रेप्लिका मतलब ये है कि जी हमारे पास वो एसक्यूएल सर्वर में एग्जिस्ट करता होगा और यहाँ पे हम उसका रेप्लिका बनाएंगे। अच्छा, एक्चुअली बेसिकली क्या होगा, हम यहाँ पर सी शार्प की क्लास बनाएंगे। कहाँ पर? मॉडल्स के फोल्डर के अंदर सी शार्प की क्लास बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी हमारे टेबल को। बड़ी मजेदार चीज़ है। मॉडल्स के फोल्डर के अंदर हम एक सी शार्प क्लास बनाएंगे जो कि हमारे एक टेबल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है? और वही जो क्लास हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि जिसका हम कोड पहले लिखेंगे, जिसकी सी शार्प का कोड पहले लिखेंगे, कि जिसमें कि वो जो हम पहले लिखेंगे उसकी बेस पे आपके पास एसक्यूएल सर्वर का टेबल क्रिएट होगा बेटा। दिस इज
दिस इज कॉल्ड कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। और कोड फर्स्ट अप्रोच में बेटा जो चीज़ मैं रिपीट कर दूं कि अगर मैं ये साइड बाय साइड आपको दिखाऊं कि ये मेरे पास राइट हैंड साइड पे विजुअल स्टूडियो है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एसक्यूएल सर्वर है। विजुअल स्टूडियो में आप जो है ना एक क्लास बनाएंगे जो कि C# क्लास होगी, जो कि आपके किसी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। लेट्स से एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रही है, वेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, लीव्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, सैलरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। वो टेबल आप यहाँ बनाएंगे और उस टेबल की बेस पे आपके एसक्यूएल सर्वर में एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि कोड पहले लिखेंगे और टेबल बाद में क्रिएट होगा। इसको हम कहते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच। और इसमें सेकंड चीज ये, इसमें आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, सॉरी एसक्यूएल सर्वर तो चाहिए होगा, लेकिन उसका मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट भले इसको बंद कर दें या मिनिमाइज कर दें। मैं आपको देखिएगा, मैं एसक्यूएल सर्वर नहीं ओपन कर रहा, मैं आपको सारा काम आपको विजुअल स्टूडियो से इंशाल्लाह जो है ना हम करेंगे अभी। अब वो करेंगे कैसे, जरा देखिएगा। अब इसी साथ साथ मैं अब जो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं प्योरली मॉडल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको वहाँ से लेके जो है ना वो आगे जाऊँगा। अब मैं मॉडल पे क्या करता हूँ जी, मैं मॉडल पे राइट क्लिक करता हूँ या और ऐड करता हूँ न्यू आइटम, ठीक है। आप कंट्रोल शिफ्ट ए भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ए। जो आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये न्यू आइटम की, बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का प्लीज? नहीं सर। ठीक है बेटा, एड न्यू आइटम पर आया बेटा। मैं यहाँ मैंने कहा जी मुझे एक C# क्लास चाहिए। जब मैं क्लास पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैंने अब क्लास डॉट CS इसका नाम जो है ना वो है। मैं कहता हूँ जी ठीक है, मुझे क्लास बनानी है, ये एंटिटी जिसको मैं रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ उसका नाम होगा एम्प्लॉय। मैं एम्प्लॉय को ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय से रिलेटेड एंटिटीज, एम्प्लॉय एंटिटी से रिलेटेड मैं जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं यहाँ पर कंबाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं ऐड क्लिक करता हूँ तो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय डॉट CS जो है ना वो आ जाती है। यहाँ तक मेरे साथ है बेटे? यस सर। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, जो CR है मेरे जो है बेटा यहाँ पे CR बेटा प्लीज़ आप अटेंडेंस ले लें। और बाकी लोग जो नहीं आए, यूनिवर्सिटी की है ऑब्लिगेशन की चीज, दे मस्ट अटेंड द क्लास। बेटा अटेंडेंस ले लें अभी की, ताकि हमारे पास कंफर्म हो जी कि ये लोग हमारे पास आए। बड़े रेगुलर आपके जो है ना एब्सेंटीज हैं आपके इस क्लास के अंदर, ये आते नहीं है बेटा, तो इनको लिए जो ना वो इशू होगा। CR बेटा प्लीज़ आप अटेंडेंस ले लें। अच्छा जी, ठीक है सर। थैंक यू बेटे। अच्छा बेटा देखिए, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर आपको एम्प्लॉय डॉट CS जो है ना मिल चुकी हुई है। और एम्प्लॉय डॉट CS जब आपको मिली है, ये प्लेन क्लास है आपके पास जो कि C# की क्लास होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने एम्प्लॉय से रिलेटेड जो एंटिटी है ना, एम्प्लॉय जो एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट्स आपने मेंशन करने हैं। प्लीज मेरे साथ चलिएगा कि ये जो क्लास जो कि आपने मॉडल के फोल्डर के अंदर बनाई है, जिसका नाम आपने एम्प्लॉय दिया, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते थे। हमने इसको चूंकि रिप्रेजेंट करवाना है कि भाई ये एम्प्लॉय को है, तो हम इसका नाम इससे मिलता जुलता रख लिया। हमने कहा जी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करवा रही है, ठीक है। और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अच्छा, एट्रीब्यूट्स मेंशन करवाने का जो तरीकाकार है दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। आप प्रॉप का जो है वो स्निपेट यूज कर सकते हैं। प्रॉप लिखें, 2 दफा टैप प्रेस करें तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी जो है ना वो ले आएगी, जिसमें कि आपका गेट का फंक्शन भी है, आपका सेटर भी है आपका, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर है, सीश आपके सेशन से क्लियर है आपको कि हम प्रॉपर्टी क्यों क्रिएट करते हैं और ये गेट का और सेट का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। आपको क्लियर है ना जी बेटा? यस सर। सर ये रिपीट कर दें दोबारा। बेटा जब आप इस यहाँ पर आते हैं तो आपने सिंपली जो है ना वो प्रॉप कई कोड स्निपेट है। आप देखें जब प्रॉप लिखते हैं तो ये ड्रॉप डाउन में आता है, प्रॉप फुल, प्रॉप G, प्रॉप DP। ये मैं प्रॉप यूज कर रहा हूँ। प्रॉप मीन्स ये प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, ठीक है, आपके पास। और प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी बेसिकली आपके पास आपके जो क्लासेस होती हैं C# की, ये इनका एक रैपर होता है आपके पास, ठीक है। ये प्रॉपर्टी और आपके दरमियान के अंदर जो ना वो जो ना ब्रिज करता है आपको। अच्छा, ये स्केलेटन दे रहा है प्रॉपर्टी क्रिएट करने का। इसके अंदर गेट भी है, इसके अंदर सेट भी है। गेट फॉर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड सेट फॉर गेटिंग सेटिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिएगा, ये मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको। लेट से मैं कहता हूँ जी प्रॉप। अब यहाँ पे देखिएगा इसने कहा जी इंटीजर टाइप की है। मैं कहता हूँ जी ठीक है, इंटीजर टाइप की है। लेकिन उससे पहले हम एक और काम करते हैं। हम ये करते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉय की
जो 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 एंटिटी बनेगी ना, इसके अंदर हम इसके कॉलम्स आइडेंटिफाई करते हैं। हम कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास आईडी होगा, इसके अंदर हमारे पास नेम होगा, इसके अंदर लेट्स से जी इसकी पोजीशन होगी जो कि कंपनी के अंदर जो ये है, और इसके पास इसकी जो है ना हमारे पास इनकी इन सब की सैलरी होगी जो एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। लेट्स से ये चार एट्रीब्यूट्स हैं बेटा। लेट्स से उस जो हमारे पास एम्प्लॉय की जो है ना एंटिटी हमने आइडेंटिफाई की है, तो हम इन चार एट्रीब्यूट्स के लिए यहाँ पर चार प्रॉपर्टीज जो है ना वो हम जो है ना वो रिस्पेक्टिवली बना लेंगे, जिसमें कि पहली आईडी जो है इंटीजर हो सकती है, नेम स्ट्रिंग हो सकते हैं, पोजीशन भी स्ट्रिंग हो सकता है, सैलरी हमारे पास लेट से फ्लोट है, डबल है, हम फिलहाल इंटीजर ही रख लेते हैं। चीज़ों को हमने सिंपल लेके चलने ताकि हम कॉन्सेप्ट समझ लें। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर आपको किसी भी जो है प्लेग्राउंड के ऊपर इंशाल्लाह इसको जो है ना वो इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे जी ओके, इंटीजर आईडी यानी कि मेरे पास पहली आईडी है, ठीक है। मैंने लिखा प्रॉपर्टीज कंप्लीटेड, फिर मैंने कहा जी प्रॉप, सेकंड मैंने कहा जी स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसके बाद टैब प्रेस करते हैं तो ये प्रॉपर्टी नेम पे आ जाएगा। मैं कहता हूँ जी नेम, फिर कहते हैं जी प्रॉप, लेट्स से नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन। हम कहते हैं जी ये भी स्ट्रिंग है, ओके जी स्ट्रिंग पोजीशन। पोजीशन मींस उसका जो उसका जो इस एम्प्लॉय का हमारे ऑफिस के अंदर लेट्स से जिस पोजीशन पे भी काम कर रहा है, मैनेजर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, हमारा मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, ये स्टाफ में है जो भी है, तो वो जो है ना ये पोजीशन को उसको रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास बेटा प्रॉप के जरिए से मैं बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी इंटीजर, और मैं कहता हूँ जी सैलरी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो कॉमन है गुड प्रैक्टिस के तौर पे जो ना वो ली जाती है, और मैं आपको ये भी बात काफ़ी दफ़ा जो बेटा बता चुका हूँ कि जब आप कोर पे काम करते हैं और स्पेशली एमवीसी कोर पे काम करते हैं, और जब हम मतलब इसकी डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें या बाकी चीज़ों पे काम करते हैं, तो हमें कन्वेंशंस को जो ना फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक और जो है ना कन्वेंशन, आप मतलब ये एक सजेशन आप समझ लें कि जब आप प्रॉपर्टी नेम्स यूज़ करें तो उसका जो फर्स्ट है वो कैपिटल लें बेटा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से कैपिटल लें। अब देखिएगा यहाँ पर मैं स्मॉल आईडी भी कर सकता था, ये ले लेगा, लेकिन इसमें जो बैक एंड पे कन्फिगरेशन हो रही होगी ना, वो अगर आप ये स्कीम यूज़ करेंगे तो आपको इससे सपोर्ट मिलेगी। कैपिटल आईडी, नेम, पोजीशन, सैलरी, ये सारे के सारे इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स जो है बेटा कैपिटल मैंने लिए हुए हैं। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। जी बेटा, ऐसा ना आए हुए हैं? सर एसएन की यस सर, मैं लेट आया हूँ सर। जी बेटा, चलें ठीक अच्छा है आ जी। गया, ठीक। और सर जो मैं है लेट आया हूँ सर, अच्छा थोड़ा बेटा जी, ठीक है, नो इशू बेटा। साथ जो है जो आ रहे हैं बेटा, सर साथ के घर काम हो रहा है तो वो नहीं ले सकते क्लास, लेकिन जो भी लेक्चर्स आप ले रहे हैं वो ठीक है प्रॉपरली बेटा, डाउनलोड ठीक वो है कर रहे हैं। ठीक है बेटा। बेटा अच्छा, आप सब मुझे इंतहाई अजीज़ हैं। मैं किसी एक आध बंदे का पूछ लेता हूँ तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो कोई सिर्फ ये है कि वो क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि एहसन है, ये CR हैं, वकार हैं, और एक आध फीमेल हैं, ये लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस वजह से मैं इनका पूछ लेता हूँ, और कोई वजह नहीं है। आज आप तो अपना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर सर जरा जी मैं दिखाता हूँ बेटा। जी बेटा, मॉडल्स बना लिए, ठीक है सर। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ सर, तो अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुन लूँगा सर। कोई इशू नहीं है बेटे। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है जो कि ASP.NET कोर का वेब की हमने उसकी स्केलेटन या टेम्पलेट पिक की है जो कि मॉडल व्यू कंट्रोलर पे बेस करता है, ठीक है। और जस्ट पहली हमने उसके अंदर मॉडल्स के अंदर पहला मॉडल क्रिएट किया है, ठीक है। और मॉडल मैंने क्रिएट किया है और ये एम्प्लॉय की जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको बेटा एक्सपेंड भी, आप इसमें ऐसे और फील्ड्स भी और एट्रीब्यूट्स भी इंक्लूड करवा सकते हैं, और टेबल्स भी या और एंटिटीज को भी यहाँ पर इंक्लूड करवा सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको इस रास्ते से गुजारना है कि काम कैसे होना है। इंशाल्लाह डेफिनेटली आप इससे बेहतर जो है ना वो काम करेंगे। अच्छा बेटा, ये मेरा मैं समझता हूँ कि ठीक है, मेरे एम्प्लॉय से ना रिलेटेड ये 4 एट्रीब्यूट्स जो कि हमें चाहिए होते हैं, और जो ना इनके लिए मैं काम करता हूँ इसको। अच्छा, जब भी आप नई C# का कोड या क्लास इंक्लूड करवाएंगे तो मेक श्योर के साथ साथ सेव भी करते रहें, और जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसको फ़ौरन बिल्ड करें, क्योंकि जो क्लास आप इसके अंदर इंक्लूड करवाएंगे मेक श्योर के बिल्ड करने से आपके अक्रॉस द कोड, अक्रॉस द प्रोजेक्ट जो है ना वो या सोल्यूशन आपको जो है ना इसकी एक्सेस जो है ना वो विजिबल हो जाती है इस क्लास की। ओके जी, मैंने इसको किया, इसको मैंने बिल्ड भी कर लिया अपने पास, हमारे पास आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसका,
अगेन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जी, ये मेरे पास बेटा मेरा विजुअल स्टूडियो है और ये मेरे पास एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। ये साइड बाय साइड मैंने दिखाया, लेफ्ट पे एसक्यूएल सर्वर है। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि मैंने कहा जी कोड फर्स्ट में मैंने कहा जी कोड पहले लिखेंगे किसका, जो डेटाबेस की टेबल होंगी उसकी जो इनकी एंटिटी होगी जो हम पिक करेंगे कि एम्प्लॉय जिसको आपने ऑटोमेट करना है उसका कोड पहले लिखेंगे। उसका कोड हमने लिखा, उसका कोड उसका नाम बना, हमने कहा जी एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय जो हमने employee.cs लिखी है, वी नीड कि हम इसको रेप्लिकेट करवाएं इस विजुअल स्टूडियो से आपके एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। जब इसको एसक्यूएल सर्वर के ऊपर लेकर आएंगे, वी नीड अ गेटवे, वी नीड सम पॉइंट कि जो कि इस कोड को उठा के आपके एसक्यूएल सर्वर के ऊपर जो है ना वो रेप्लिकेट करवा सके। कोड फर्स्ट में है ये चीज कि कोड पहले लिखा फिर आपके टेबल्स बनेंगे। अभी कोड फर्स्ट को आपकी एसक्यूएल सर्वर के ऊपर लेके जाने के लिए हमें एक गेटवे की जरूरत है। और ये गेटवे जो है ना आपकी जो डॉटनेट कोर के अंदर डेटाबेस प्रोग्रामिंग है, ये इसकी जान है बेटा, इस सेंट्रल हब है इसका, एंड दैट इज कॉल्ड मॉडल्स के फोल्डर के अंदर आपके पास जितनी भी चीजें बनेंगी वो सारी की सारी आपके पास एंटिटीज की क्लासेस होंगी। यानी कि एम्प्लॉय की क्लास आपने लिख ली, वेंडर्स की क्लास लिखी, इवेंट्स की क्लास लिख लेंगे, स्टूडेंट्स की क्लास लिख लेंगे, जो कि टेबल्स से सारे टेबल्स होंगे ना। एक चीज आपके पास जो कि मॉडल्स के फोल्डर के अंदर स्पेशल बनती है और उसका नाम है बेटा, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास होती है, सुनिएगा जरा, उसका नाम होता है कॉन्टेक्स्ट क्लास। कॉन्टेक्स्ट क्लास, जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है ना, ये बेसिकली बेटा आपके पास जो है ना, ये इसको मैं क्या कहूँ कि ये क्या है, ये बेटा आपके पास गेटवे है, गेटवे फॉर गेटवे बिटवीन आपका कोड एंड डीबी, ठीक है। जो कोड आप लिख रहे हैं और आपकी जो डेटाबेस है, यानी कि आपके पास एसक्यूएल सर्वर, यानी कि इसके दरमियान में जो गेटवे है बेटा, ये आपकी कॉन्टेक्स्ट क्लास जो ना वो कहलाती है। आई होप कि आप मेरे साथ हैं। यस सर। जी सर, ये जो आपने ऊपर लिखी हुई है सर 1 और 2 पे सर, EF कोर और कोड पर अप्रोच, सर ये दोनों अप्रोचेज है? जी बेटा, ये अप्रोचेज हैं। EF कोर जो है ना बेटा बेसिकली एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है और उसकी ये एक टाइप है बेटा, कोड फर्स्ट अप्रोच। EF कोर जो है ना, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना बेटा, तो ये इसको EF कोर जो है इसका एग्जैक्ट जो नेम है दैट इज कॉल्ड ORM, ठीक है। आप इसको गूगल कीजिएगा, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, ठीक है, सर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। यानी कि क्या होगा, हम क्लासेस बनाएंगे और उसकी बेस पे ना हम मॉडल हम जो मॉडल से मुराद ये क्लासेस बनाएंगे और उसकी बेस पे जो है ना हम, यानी कि डेटाबेस है उसकी बेस पे क्लासेस हैं, उसकी बेस पे डेटाबेस, ये इसके लिए यूज होती है, ठीक है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट की जो है ना बेटा एक टेक्नोलॉजी है और उसमें से जो कि डॉटनेट कोर से पहले उसकी आई थिंक सो 4 टाइप्स थी, कोड फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट और 2 और थी, ठीक है। ज़्यादा 2 ही फर्स्ट, कोड फर्स्ट और मॉडल फर्स्ट यूज़ होती थी, लेकिन EF कोर के अंदर जो शायद सबसे ज़्यादा यूज़ होती है या जो ओनली अप्रोच है दैट इज़ कोड फर्स्ट। कोड फर्स्ट में ये होता है कि आप, अब देखिएगा मैं आपको दिखाने के लिए ये एसक्यूएल सर्वर मैंने पैरेलल में ओपन किया है, बट मैं एसक्यूएल सर्वर पे कोई काम नहीं करूँगा, मैं सारा काम विजुअल स्टूडियो पे करूँगा और विजुअल स्टूडियो से सारा काम आपके एसक्यूएल सर्वर पे ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू होगा। बड़ा अच्छा एक जो ना एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। अच्छा, डेटाबेस भी हम यहाँ से बनाएंगे? डेटाबेस भी कोड से बनाएंगे, ये तो इसका फायदा है बेटा। मैंने आपको आई थिंक सो ये किसी सेशन में डिस्कस किया हुआ है आपसे कि आपको जो है ना वो आप हैंडीकैप होते हैं इन अ सेंस कि जी आप जो है आपका जो DBA है वो कहता है जी मुझे बताएं कौन सी डेटाबेस क्रिएट करनी है। यहाँ पर क्या होगा, वो सिर्फ आपको यूजर नेम पासवर्ड मशीन का जो है ना वो IP या उसकी क्रेडेंशियल्स दे देगा और आपको कहेगा भी डेटाबेस बनानी है, टेबल्स बनानी है, जो मर्जी करना खुद करो। और उसके लिए आपको लेट्स से बैकएंड पे ओरेकल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैकएंड पे एसक्यूएल सर्वर है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैकएंड पे कोई डेटाबेस है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड पे आपके पास EF कोर है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल है या मैपर, आई थिंक सो इसका जो है ना वो एब्रिविएशन है बेटा, ये देख लीजिएगा। ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये मैपर है, ये मॉडल, आई थिंक सो मैपर है ये। तो ये करता क्या है कि जो आप कोड लिखेंगे ये आपको जो है ना
ये आपका जो कोड है, जो आप कोड लिखेंगे, ये उसकी बेस पे बैकएंड पे जो भी डेटाबेस होगी उसकी बेस पे टेबल्स, डेटाबेसेस, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो खुद क्रिएट कर देगा। ठीक है, आपकी बैकएंड पे ऑरेकल चल रही है, जो भी डेटाबेस चल रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैपिंग है, ये मैपिंग है जी, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कंफ्यूज कर गया था, आई एम रियली सॉरी जी। अच्छा, अब जो चीज़ है बेटा वो ज़रा देखिएगा। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है बेटा कि हमें कॉन्टेक्स्ट क्लास चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट क्लास आपकी गेटवे है बिटवीन कोड एंड विजुअल स्टूडियो। कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या होगी? कॉन्टेक्स्ट क्लास भी आपके इस मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स का जो फोल्डर है इसके अंदर एक क्लास बनेगी। ठीक है, क्लास बनेगी, और ये एक नॉर्मल सी शार्प क्लास होगी विद विद सर्टेन चेंजेस, और वो चेंजेस हमने अंडरस्टैंड कर लेनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं मॉडल्स पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक नई जो है ना आइटम जो है ना ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ जी के आई नीड अ क्लास, और क्लास मुझे चाहिए कौन सी, इसको मैं, अच्छा अब कॉन्टेक्स्ट क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्लास आप जो मर्जी नाम दें इसको, बट यू मस्ट नो कि ये कॉन्टेक्स्ट क्लास है। आप ध्यान में रखना आपने, ये कॉन्टेक्स्ट क्लास है, क्योंकि कोड आपका ऐसा नहीं होगा जैसे कि अभी विजुअल स्टूडियो में, यानी कि मेरा जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है यहाँ पर एक क्लास और एक कॉन्टेक्स्ट क्लास है। आपके पास मोर देन 50 क्लासेस हो सकती हैं, यानी मोर देन 50 एंटिटीज हो सकती हैं, और 4-5 कॉन्टेक्स्ट क्लासेस हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं फिलहाल एक क्लास, एक यानी कि एक एंटिटी क्लास और एक जो है ना आपके पास कॉन्टेक्स्ट क्लास के साथ चल रहा हूँ, ताकि चीज़ समझ आ जाए आपको। तो कॉन्टेक्स्ट क्लास में ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है बेटा कि आप कॉन्टेक्स्ट का वर्ड यूज़ कर लें। ठीक है, आप कोई इतराज़ नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट का वर्ड यहाँ पे जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉन्टेक्स्ट का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कि ऐसा नाम यूज़ करें जो कि आपको याद रहे कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट क्लास थी मेरे पास, फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट जो बेटा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए बेटा इसको नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसमें कोई लाजमी नहीं कि आपने इसका नाम कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड करना है, आप जो मर्जी रखें। इसका नाम सिंपली एम्प्लॉय रख लें या माई कॉन्टेक्स्ट रख लें, माई एम्प्लॉय रख लें। एम्प्लॉय नहीं रख सकते क्योंकि एम्प्लॉय क्लास पहले से मौजूद है आपके पास। अच्छा, इसको एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट रख लिया तो कि हमें याद रहेगा ये कॉन्टेक्स्ट क्लास है। इसको मैं ऐड करवाता हूँ। नॉर्मल क्लास है सी शार्प की, अगर आप गौर करें एक नॉर्मल क्लास है। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ऐसी ही होती है ना सी शार्प की क्लास आपके पास, ये मॉडल्स के फोल्डर के अंदर बनी हुई है, इस नेम स्पेस पे एग्जिस्ट करती है, और ये इसका नाम एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट है, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये एक नॉर्मल क्लास है, हमें इसे कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाना है। इसको नॉर्मल क्लास से कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाने के लिए हमें जो चेंजेस करनी पड़ेंगी वो ज़रा प्लीज़ मेरे साथ नोट करते रहिएगा और इसको फॉलो करते रहिएगा। पहली चीज़ कि हम इसे इनहेरिट करवाते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है? डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारे पास कॉन्टेक्स्ट की पेरेंट क्लास है बेटा। ठीक है, हायरार्की में ये हमारे पास इसकी पेरेंट क्लास जो है ना वो ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है। अच्छा, पहली चीज़ ओके, यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। अब जैसे कि मैंने शुरू में बेटा आपसे कहा था कि हमारे पास सीखने के लिए ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं आज के सेशन में, तो हमें बड़ी मज़ेदार चीज़ें जो है ना हम सीखने जा रहे हैं। डीबी कॉन्टेक्स्ट एक पेरेंट क्लास है और वो फिल वक्त हमें अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि माइट भी हमें उसकी जो रिक्वायर्ड हमारे पास इंपोर्ट्स हैं या जिसके यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं वो मिसिंग है, या उसका जो एन यू गेट पैकेज है ना वो हमारे पास जो है ना वो हमें चाहिए। अब कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स जो है ना ये आपको साथ साथ सीखनी पड़ेंगे बेटा। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड जो यूजिंग स्टेटमेंट्स होती है ना, आई होप कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो हमें चाहिए होंगी। और दूसरा, अगर यूजिंग स्टेटमेंट्स से भी काम नहीं चलता तो हमें इसका रिक्वायर्ड एन यू गेट पैकेज चाहिए होगा। अब ये क्या चीज़ें होती हैं ये मैं सेशन यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि अभी जब यहाँ मैं शुरू करूँगा तो ये चीज़ें बीच में रह जाएंगी। ठीक है, मैं इसको बेटा सेशन क्लोज कर रहा हूँ। आफ्टर 5 मिनट्स जब ये इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह इसको होस्ट करवाऊंगा, उसमें फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया आप ओके लोगों का। सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।